नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत और वैश्वीकरण, जो 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान का पाठ है। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या होता है आपको पता नहीं है? बता रहे। एक देश से दूसरे देश बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को ही वैश्वीकरण कहते हैं। एक देश होता है, उससे विचार, पूंजी, वस्तु जो हो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान में क्या होता है कि जैसे आप अपने शहर में, अपने बाजार में इंडिया में अमेरिका का फल, एशिया का फल, किसी भी देश का फल, सब्जी आप अपने देश में खरीद सकते हो। पहले क्या होता था कि हमें लाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने से बाजार में ही खरीद सकते हो। तो हो गया ना कि उस दूर दूर की वस्तु, जैसे अमेरिका का फल है वो आपको अपने बाजार में मिल रहा है, तो वहाँ की वस्तु यहाँ पर आ गई, यहाँ की वस्तु वहाँ पर आ गई। और विचारों का आदान प्रदान भी ऐसे ही होता है। जैसे एक राइटर है, वो अमेरिका में बुक लिखता है, लेकिन यहाँ पर आप उसकी बुक पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया? विचारों का आदान प्रदान हो गया। पूंजी का एक देश से दूसरी देश जाना। अब पूंजी का एक देश से दूसरे देश जाना यानी कि लोगों का यहाँ पर व्यापार करना, यहाँ से यहाँ के लोगों को अमेरिका में व्यापार करने जाना। तो वहाँ पे व्यापार करें तो वहाँ पे पूंजी मिलेगी, वहाँ की पूंजी यहाँ पर आएगी, और वहाँ के लोग यहाँ पर व्यापार करेंगे तो यहाँ की पूंजी वहाँ पर जाएगी। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, इसमें क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं ना, जैसे भारत के लोग व्यापार करने के लिए अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका के लोग भारत व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं। तो इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। विचारों, वस्तुओं, पूंजी जो आवाजाही लगी रहती है ना, इन सभी का विचारों को भेजना, विचारों का आदान प्रदान करना, वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पूंजी का जाना, लोगों का आना जाना, ये सब क्या होता है? वैश्वीकरण होता है। यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना, वहां पर व्यापार करना, वो ही वैश्वीकरण होता है। अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के कारण। अब कारण पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला एक और समझा जाते हैं। विचारों, वस्तुओं, पूंजी, लोगों का जो आना जाना कब होगा? जब आपकी अर्थव्यवस्था खुली होगी, जब आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी। आपकी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी, खुली होगी। ये सब तभी हो सकता है ना। एक अर्थव्यवस्था की दूसरी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, तभी विचारों, वस्तुओं, लोगों का आवा जावा होगा ना। इसे कहते हैं। अब कारण पढ़ लेते हैं हम इसके कारण कि वैश्वीकरण क्यों होता है, किस कारण से होता है। कहने का मतलब है कि हमें वैश्वीकरण की क्यों जरूरत पड़ी, किस लिए होता है वैश्वीकरण। हम अमेरिका में जाएं, हम वहाँ पर वहाँ के लोग यहाँ पर आए, पूंजी की जो है वो एक देश दूसरे जाए, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश भेजना, ये सब क्यों होता है, किस किस लिए इसकी जरूरत पड़ी, इसके कारण क्या है। पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी के स्तर की विभिन्नता। अब देखो, इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं एक कि अमेरिका है जो वो बहुत विकसित देश है, दुनिया में क्या है, बहुत विकसित देश है। और हमारा जो देश है भारत है वो विकासशील देश है। तो अब इस समय सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है? अमेरिका के पास है। और भारत अब विकासशील है, तो उसको तो टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता होगी, तो उसे अमेरिका से लानी पड़ेगी। तो ये हो गया प्रौद्योगिकी स्तर की विभिन्नता, कि यहाँ पर प्रौद्योगिकी बहुत कम है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो विभिन्नता हो गई। दूसरा, विकास के स्तर की विभिन्नता। अब अमेरिका है वो एक विकसित देश है, और भारत क्या है? विकासशील देश है। तो भारत को अमेरिका से सीखना पड़ेगा। तो विकास की स्तर की विभिन्नता हो गई। कितनी विभिन्नता है हमारे बीच और उनके बीच। संसाधनों की विभिन्नता, संसाधनों की उपलब्धता। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर पूरे संसाधन हो। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध हो। एक देश को सभी संसाधनों की उपलब्धता होती है, आवश्यकता होती है, तो इस समय में उसे मंगाना पड़ता है या भेजना पड़ता है। तो संसाधनों की विभिन्नता होगी ना, जैसे कि अब सभी देश में कहीं पर खनिज नहीं है, तो कहीं कहीं पर तांबा नहीं है, तो कहीं पर कुछ नहीं है, तो वो एक दूसरे जगह से मंगवाते हैं ना। उनके पास तो उपलब्ध होती नहीं है कि हमारे पास कुएं की तेल के भी कुएं हैं, खनिज भी है, हमारे पास सभी है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा तो सभी नहीं है, किसी के पास नहीं है ना। तो सबको संसाधनों की उपलब्धता है ना, सबको संसाधनों की है मांग होती है कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। सभी के पास सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी ना किसी चीज की तो कमी होती है। नेक्स्ट है संस्कृति विभिन्न।
ये तो सबको पता ही है। हम नज़दीक से देखें तो भारत की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रौद्योगिकी विकास प्रौद्योगिकी विकास में क्या होता है कि हमें प्रौद्योगिकी विकास की भी आवश्यकता है। अब सब काम क्या है, ऑनलाइन हो गए हैं, प्रौद्योगिकी किस स्तर से हो रहे हैं, तो हमें प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकता है। अब हमें तो किसी को आता नहीं है, तो उसके विकास के लिए हमें दूसरे देश से या किसी और से लेने पड़ेगी ना, ज्ञान लेने की आवश्यकता होगी ना, तो इसीलिए प्रौद्योगिकी विकास का भी होना बहुत जरूरी। अब इसके कारण हो गए। अब बढ़ते हैं राजनीति पर प्रभाव। वैश्वीकरण का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? शासन व्यवस्था में सुधार हुआ। वैश्वीकरण से नए नए तरीके विचार आए, जिससे काम करने का तरीका बदल गया। उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी इसका मतलब है कि जैसे कि मान लो आपका जो सारा बायोडेटा है, आपका कुछ भी, आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब सारा जो बायोडेटा है वो सरकार के पास अब जमा है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपका सारा जमा है। अब आप अपनी जो फिंगरप्रिंट एक स्कैन करके आपका अपना सारा बायोडेटा निकाल सकते हैं। तो हो गया ना, प्रौद्योगिकी के स्तर, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी से राजनीति पर यह प्रभाव पड़ा। कार्य प्रणाली और गुणवत्ता में वृद्धि हुई, पारदर्शिता हुई। पारदर्शिता यानी ट्रांसलेशन, यानी कि सरकार क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब लोगों को पता चलने लगा। इसका मतलब है शासन व्यवस्था का सरलीकरण हुआ। कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हुई। अब कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी वह राज्य होता है जो लोगों का कल्याण करे। लेकिन अब क्या हुआ कि वैश्वीकरण आने की वजह से जो लोगों के कल्याण को तो हटा दिया। अब सरकारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार कर रही है और गरीबों की देखरेख नहीं कर रही है, कि उनसे जो अब वो व्यापार करें, उनसे गरीबों को कोई हानि हो, कोई फायदा हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो अपना व्यवहार कर रही है। तो इससे कल्याणकारी राज्य उसकी समाप्ति हो गई। न्यूनतम हस्तक्षेप कार्य राज्य का उद्देश्य। न्यूनतम यानी सबसे कम, हस्तक्षेप यानी कि कार्य के बीच में, लोगों के बीच में करना। न्यूनतम हस्तक्षेप कार्य राज्य का उद्देश्य हुआ। न्यूनतम हस्तक्षेप से क्या हुआ कि सरकार ने शासन व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लोगों के जो काम है ना, उन पर नहीं गया कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस पे सरकार को कोई लेन देन नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं रहा इससे। बस वो अपनी शासन व्यवस्था पर ध्यान दे रहा है, शासन अच्छी तरह से चल रहा है। लोगों का कल्याण कल्याण करता था वो भी खत्म हो गया। इससे क्या हुआ, गरीबों के लिए समस्या बढ़ गई। उद्योग अब आगे क्या है, सरकार की भूमिका में परिवर्तन। सरकार की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया है, तो हम देख ही चुके हैं। कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हो गई। उद्योगों में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी, उनकी वजह से उद्योगों की पकड़ कम हो गई और वो उद्योग कंपनियां अपनी मनमानी करने लगी। इससे चाहे गरीबों को फायदा हो या नुकसान हो, इससे उन्हें कोई लेन देन नहीं था। बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। बाजार प्रतियोगिता किसे कहते हैं? अब देखिए, बाजार प्रतियोगिता वो होती है कि अब बहुत सारी कंपनियां खुल गई है ना, कितनी कंपनियां खुल गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई है, बहुत सारी कंपनियां हो गई है, जिसकी वजह से लोगों में कंपटीशन बढ़ गया है। इससे माल जो है वो अच्छा बनने लगा है, प्रोडक्ट अच्छा बनने लगा है, इससे कस्टमर को फायदा होने लगा है और छोटे उद्योगों का पतन हो गया। असमान विकास हो गया और असमान विकास यानी जो गरीब था वो और गरीब हो गया और जो अमीर था वो और अमीर हो गया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार करना मुश्किल हो गया। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होना, तो व्यापार करना मुश्किल हो गया। जो छोटे उद्योग थे उनका पतन हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां काम करने लगी, छोटे उद्योगों का तो क्या हुआ, पतन हो गया। और बीजा नीति कठोर हो गई। बीजा नीति मतलब जो बीजा बनाने की जो नीति होती है ना, वो कठोर हो गई। जैसे कि अब अमेरिका की जो बीजा नीति है वो कठोर हो गई है। जैसे भारत के लोग हैं वो वहां पर जाएंगे, अमेरिका में व्यापार करेंगे, तो वहां के लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब नुकसान ही होगा। यहाँ के लोग वहां पे व्यापार करने लगे, तो इसलिए उन्होंने बीजा नीति कठोर बना दी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग वहां पर आसानी से नहीं जा सके। अब है आर्थिक परिणाम। राजनीतिक प्रभाव पड़ लिए। अब इसके आर्थिक परिणाम क्या है? वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या है? पहला है विकास की गति में वृद्धि हुई। विकास की गति में वृद्धि हुई ना,
जैसे कि विकास की गति में ऐसे वृद्धि हुई कि पहले लोगों को काम नहीं मिलता था, अब लोग अपनी काम ढूँढने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। पहले ऐसे होता था ना कि अपने निजी क्षेत्र में ही काम करना होगा, लेकिन अब कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये विकास हो गया उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी। ये तो आपको पता ही है, सबको पता ही है कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी क्या हुई। कि इसमें क्या हुआ कि पहले तो हमें जैसे पैन कार्ड है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कुछ भी यानी कि लाइनों में लगा रहना था पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया है। तो प्रौद्योगिकी की वजह से जो है ना, संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग हो गया है। अब सारे संसाधन हम कहीं से भी उपलब्ध करवा सकते हैं, संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग हो गया। रोजगार में वृद्धि हुई, कंपनियां खुली तो लोगों को रोजगार मिला उन कंपनियों में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ। अब बढ़ते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती है जो बहुत से देशों में काम करती है ना। तो इससे फायदा भी और नुकसान भी हुआ इन सब से, कि कंपनियां आ गई हमारे देश में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत, आपको पता है कि जो बहुत से देशों में काम करती है, चलती है। तो वो अब देशों में आ गई, तो हमारे जो छोटे उद्योग है उनका तो पतन हो गया, वो तो ठप पड़ गए, बंद हो गए। अब बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां बुझ रही है, उनसे ही सब माल तैयार हो रहे हैं, और हमारे जो उद्योग है वो ठप पड़ गए, छोटे उद्योगों का पतन हो गया। अब इसके पढ़ते हैं हम सांस्कृतिक परिणाम। विचारों का खुलापन। अब ये तो आप भी समझ रहे हो कि विचारों का खुलापन हो गया सांस्कृतिक प्रभाव से। क्या हुआ, लोग ओपन माइंड हो गए, खुलापन हुआ ना विचारों में, सोचने समझने की जो है वो शक्ति अब बदल गई है, खुलापन हो गया विचारों में। अब ऐसे नहीं है कि दबा दबा रहना पड़ता है, अब सब कुछ वो खुलापन हो गया है। मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। मिली जुली संस्कृति यानी कि हम देखें, अगर ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति है वो लगभग लगभग आपस में मिल गई है। रहन सहन और सब कुछ एक जैसा हो गया है, खाना पीना और सब कुछ बदल गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हो गया है। पहले महिलाओं को दाम में रखते थे लोग, कितने मतलब बुरी तरह से रखते थे, लेकिन अब कुछ महिलाएं खुद अपना व्यापार कर रही है, खुद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत कुछ चल रहा है महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। अमेरिका संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव है, तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका संस्कृति का हमारे देश पर कितना प्रभाव हुआ है। मतलब सभी देशों पर, हमारे देश पर नहीं, सभी देशों पर, विश्व के सभी देशों पर अमेरिका की संस्कृति और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ। छोटे देशों की संस्कृति का ह्रास हो गया। ध्यान से देखें तो जो पश्चिमी संस्कृति है ना, सिर्फ उसी को ही फायदा हुआ है। सभी देशों की जो संस्कृति है उसको किसी तरह से लाभ नहीं हुआ है, बस पश्चिमी जो संस्कृति है उसी को ही लाभ हुआ है। एक पक्षीय संस्कृति का विकास हुआ। एक पक्षीय यानी संस्कृति, जो संस्कृति जो है उस पश्चिमी संस्कृति है उसका ही विकास हुआ है, और जो सभी संस्कृति है वो तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन जो पश्चिमी संस्कृति है उसका ही विकास हुआ है। तो इस तरह से इसके जो वैश्वीकरण है इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। इसे हम जो है इसे बंद भी नहीं कर सकते, और इसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि ये क्या है, क्यों है। वैश्वीकरण से हमें फायदे भी बहुत हुए हैं, और साथ ही से नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। साथ से जो पूंजीवादी जो देश हैं, पूंजीवादी यानी कि जिन जो धन दौलत पैसे वाले जो अमीर देश हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है, तो कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई है। अब कमजोर वर्ग है उनसे सरकार का जो है वो दायित्व उठ गया है, उन पर ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान उठ गया है। तो इससे गरीब वर्ग है, छोटे वर्ग हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इससे लाभ भी बहुत हुए हैं कि प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, संसाधनों की जो उपलब्धता है वो हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है। तो इससे कह नहीं सकते कुछ, इसमें बहुत कुछ है, इससे फायदे भी है और नुकसान भी है। हम पढ़ेंगे भारत और वैश्वीकरण। भारत आज़ादी से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। उस दौर में भारत से कच्चा माल ले जाकर उसे ब्रिटेन में उत्पादों में बदलकर वापस भारत में बेचा जाता था। लेकिन जब आज़ादी मिली तो भारत ने यह फैसला लिया कि इस निर्भरता को समाप्त करना होगा। वह उन सभी चीज़ों का उत्पादन अपने देश में ही करेगा जिनका आयात वो बाहर से करता है।
अब भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो वो भारत जब दूसरे देशों से जो चीज़ मंगवाता था ना, पहले हमारा जो दादी से पहले हमें क्या होता था कि हमारा जो कच्चा माल था ना, जैसे कपास है, कपास कच्चा माल है तो उसे ब्रिटेन की कंपनियां उसे हमसे खरीद कर ले जाती थी, कम मात्रा में ले जाती थी, कम पैसों में हमसे खरीद कर ले जाती थी और इसे बाहर से तैयार कर कर अपनी कंपनियों में और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हमें बेच देती थी। इससे उनको ही फायदा होता था, हमें तो भारी भारी मात्रा में नुकसान ही हुआ था। तो इसलिए भारत ने सोच लिया था कि अब इस निर्भरता को समाप्त करना होगा और मैं खुद अपनी चीज़ें जो हैं वो अपने घर पर, यानी भारत अपने देश में ही अपनी चीज़ें बनाएगा जो वो बाहर से मंगवाता था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 1991 तक चली और इसके बाद भारत ने नई आर्थिक नीति अपना ली कि वह अपना जो बाहर से चीज़ें मंगाता है ना वो खुद अपने देश में ही तैयार करेगा, वो अपने देश में ही बनाएगा। इस मामले में उसने एक नीति नीति अपनाई जो एलपीजी है। इस नीति में उसने एलपीजी को अपना लिया। एलपीजी का जो नाम है वो हिंदी में क्या कहते हैं, एल को उदारीकरण से, पी को निजीकरण से और जी को वैश्वीकरण से कहते हैं। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार जो लोग व्यापार करते हैं, सरकार जो उन पर बाध्य लगाती है, लाइसेंस लगाती है, उन सबको ख़त्म कर दिया। अब लोग अपने तरीके से व्यापार कर सकते हैं। जो पहले क्या होता था कि कोई भी जो लोग हैं वो उद्योग जो स्टार्ट करते थे, व्यापार करते थे, तो उनको लाइसेंस, अन्य डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने ये सब बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। अब लोग अपनी मर्जी से ही व्यापार कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं उदारीकरण। और निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है कि निजी विकास करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, उस पर लगी बाधाओं को खत्म करना। और जो निजी क्षेत्र थी उस पर लगी बाधाओं को खत्म कर दिया सरकार ने। और वैश्वीकरण, अब तक तो हमने वैश्वीकरण ही पढ़ रहे हैं हम अब तक कि क्या होता है, विचारों, वस्तुओं, लोगों, पूंजी का आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब हमने पूरा पाठ पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसमें इसकी आलोचना आई है। आलोचना तो होती है इसकी कि इसने किसने क्या कहा। जो दो ऐसे लोग होते हैं, एक तरफ के उसे सही ठहराते हैं तो एक तरफ की उसे गलत ठहराते हैं, इसे ही आलोचना कहते हैं। तो वैश्वीकरण की भी आलोचना है। वैश्वीकरण के जो दो पक्ष हैं, एक वामपंथी और दूसरा दक्षिणपंथी। अब वामपंथी के लोग क्या कहते हैं, कौन होते हैं, पढ़ते हैं। वामपंथी वह लोग होते हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण से गरीबों की हालत और ज़्यादा खराब हो गई है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। तो इसके मामले में बढ़ते हैं कि गरीबों की जो है वो हालत खराब ही हुई है ना इससे, कि जो बड़ी कंपनियां हो गई तो उनको जो फायदा हुआ तो छोटे जो लघु उद्योग थे, जैसे सिलाई का काम है, कपड़े बुनना है, वो उनका पतन हो गया। बड़ी कंपनियां काम करने लगी तो गरीबों की हालत और खराब हो गई। और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, ये भी हमने पढ़ लिया। जैसे न्यूनतम हस्ताक्षर हो गया, कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हो गई, है ना। और अब दक्षिणपंथी क्या कहते हैं, दक्षिणपंथी इसी के विपरीत कहते हैं। वैश्वीकरण तेजी से विकास एवं पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको समझा गया हो, और नहीं समझा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसे लगा। आपको जैसा भी लगा, अच्छा या बुरा, कमेंट जरूर कीजिए।